तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 साइंस और इंग्लिश जो कि आपका 25 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यही सब क्वेश्चन आप सभी के वीकली टेस्ट एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, साइंस का पहला क्वेश्चन है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो ये जो आपका राइजोबियम नामक जीवाणु है, ये आपका फलीदार फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फलीदार फसल। कौन सा फसल? तो याद रखिएगा, फलीदार फसल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका स्वपोषी का एग्जाम्पल है। तो देखिए, एक होता है आपका स्वपोषी और एक होता है आपका विषमपोषी। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? तो देखिए, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत वे सारे पेड़ पौधे या तो जीवाणु आते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे कि आपका जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, ये आपका स्वपोषी का एग्जाम्पल है। अमीबा भी आपका स्वपोषी का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे आपका कोई भी प्रकार का पेड़ पौधा हो गया, ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, ये किसी दूसरे के ऊपर आपका निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वपोषी का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका आम का पौधा क्या हो जाएगा? स्वपोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आम का पौधा। देखिए, मैंने आपको बताया एक होता है आपका स्वपोषी और एक होता है आपका विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विषमपोषी के अंतर्गत वे सारे जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, ये दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपका गाय हो गया, गाय क्या करता है? आपका पेड़ पौधे तो घास भूसा पर निर्भर रहता है, बकरी भी आपका घास पर निर्भर रहता है, मनुष्य भी आपका पेड़ पौधे तो किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है अपना भोजन के लिए। ठीक है, यानी कि अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं। तो आपका एक गाय, मनुष्य, बकरी एक किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो स्वपोषी पूछा था, तो स्वपोषी के अंतर्गत आएगा आपका आम का पौधा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए डिटेल में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार से कठिनाई ना हो, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि खरीफ फसल का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसल उस फसल को कहते हैं जो आपका जून जुलाई में बोया जाता है और आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में काट लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो कौन कौन सा फसल होता है? जैसे आपका धान हो गया, मक्का हो गया और आपका हो गया ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में आपका धान दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा धान। ठीक है, बाकी बात आपका गेहूं, आलू, सोयाबीन, ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में आपका पूछा था खरीफ, इस वजह से धान इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी के जस्ट इसका अगला क्वेश्चन उल्टा है कि धान की फसल है, यानी कि धान कौन से फसल का प्रकार है? तो अभी मैंने बताया धान आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा खरीफ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चना की फसल है, यानी कि चना कौन से फसल का प्रकार है? तो चना आपका रबी फसल का प्रकार है, क्योंकि रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल वे सारे फसल को कहते हैं जो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका बोया जाता है और इसे आपका अप्रैल से मई के बीच में काट लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। तो देखिए, चना आपका ठंड के महीने में बोते हैं ना, यानी कि अब आपका चना बोया जाएगा और इसे आपका कब काटा जाएगा? तो इसे आपका अप्रैल से मई के बीच में काट लिया जाता है। ठीक है, तो चना आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रबी। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल यहाँ पे आपका मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का क्या आपका खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा। बाकी बात आपका गेहूं, चना और सरसों, ये तीनों कौन से फसल के प्रकार हैं? तो ये तीनों आपका रबी फसल के प्रकार है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा था खरीफ फसल, तो मक्का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी कि इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपका जीव जंतु के
माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो देखिए शहद, शहद आपका किससे प्राप्त होता है? ये आपका मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी भी क्या है? आपका जीव जंतु है ना जी, जीव है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? शहद आपका जंतुओं से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है, इसका करेक्ट आंसर होगा शहद। बाकी बात आपका दाल, फल, चावल ये किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका पेड़ पौधे, ये सब आपका पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। फल आपका पेड़ से प्राप्त होता है, चावल आपका पौधा से, दाल भी आपका पौधा से, ठीक है। तो याद रखिएगा जीव जंतु से क्या प्राप्त होगा आपका यहाँ पे? शहद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेशेदार फसल है, तो इनमें से कौन सा आपका रेशेदार फसल है? तो कपास आपका रेशेदार फसल है, ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा कपास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फसल से अनाजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे आपका दोनी कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा दोनी। देखिए सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि दोनी किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग इसी को लिख सकते हैं कि फसल से अनाजों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को आपका दोनी कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता, तो फसल चक्र से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है कि घट जाती है कि अपरिवर्तित रहता है, ना ही उसमें बढ़ता है ना ही घटता रहता है, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फसल चक्रण से आपका मिट्टी की जो उर्वरता होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है, ये आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि फसल को हमें बारी बारी से लगाना चाहिए, यानी कि एक ही खेत में हमें 2-3 प्रकार की फसल को लगाना चाहिए, ठीक है। तो इससे उर्वरता क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो जो हम लोग खरपतवार किसे कहते हैं? जो अवांछनीय, मान के चलिए धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें जो अवांछनीय पदार्थ जो आपका पेड़ पौधे उग जाते हैं, घास भूसे उग जाते हैं, उसी को क्या क्या कहते हैं? तो उसी को खरपतवार कहते हैं। तो ये जो घास भूखे, अवांछनीय घास भूसे जो आपका उग जो है, इसको जो हटाने की प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? इसी को आपका निराई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निराई, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि खरपतवार का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया खरपतवार का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका गाजर घास हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात मसूर, जूट ये सब तो आपका खाद्य पदार्थ हो जाएगा, गाजर घास हो जाएगा आपका क्या? खरपतवार के एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पीड़कनाशी गुण पाया जाता है। तो इनमें से किसमें आपका पीड़कनाशी गुण पाया जाता है? तो नीम की पत्ती में आपका पीड़कनाशी गुण पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा नीम की पत्ती में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रासायनिक घुमन का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक घुमन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग आपका पीड़कों के नियंत्रण में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा पीड़कों के नियंत्रण में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल के अंतर्गत आपका चना आ जाता है, चना इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात धान, मक्का एक किसका एग्जाम्पल है? ये दोनों आपका खरीफ फसल का एग्जाम्पल है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा। तो क्वेश्चन में पूछा था रबी फसल, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा चना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रबी फसल का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा आपका रबी फसल का उदाहरण है? तो गेहूं आपका रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। बाकी बात धान, मकई आपका किसका एग्जाम्पल है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि पहले भी कितना बार बता चुका हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर और नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे फसल कहते हैं। यही आपका फसल का क्या है? परिभाषा है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि फसल किसे कहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं और नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फसल। फसल का डिफिनेशन पूछे तो यही आपका जो क्वेश्चन में आपका लिखा गया है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अनाज के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे आपका थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मिट्टी को पलटने की एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब हम मिट्टी को उल्टाते हैं तो पलटते हैं तो उसे पोला करते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे आपका जुताई कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा जुताई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। तो इनमें से कौन सा फसल आपका ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है? तो जायद फसल को आपका ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। जायद फसल का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? तारबूज हो गया आपका, खीरा हो गया आपका, ककड़ी हो गया आपका, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? जायद फसल को। जायद फसल का उत्पादन कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के दिनों में। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग आपका पाचन में भी किया जाता है, श्वसन में भी किया जाता है और उत्सर्जन में भी किया जाता है। तो यानी कि इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी में आपका भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किसी में प्रोटीन की अधिकता होती है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में किसी में पाया जाता है, तो जितने भी आपका दलहन प्रकार के दलहन टाइप के फसल होते हैं उसमें आपका क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दलहन मतलब अरहर आ जाएगा, अरहर में आपका क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरहर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है, यानी कि इनमें से कौन सा फसल में आपका सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसमें से आपका गेहूं में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। बाकी बस सरसों में क्या पाया जाता है, तो सरसों में आपका वसा पाया जाता है। चना में क्या पाया जाता है, तो चना में आपका प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है और गेहूं में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, इसी से क्वेश्चन रहेगा, इसी से आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम देकर के आइएगा, टेस्ट देकर के आइएगा और मिलाइएगा, देखिए इसी से आपका मिल जाएगा। उसके बाद तो आंसर की मैं अपलोड करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि खरीफ फसल के 2 उदाहरण दे। तो खरीफ फसल के वैसे तो बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारा आपका क्या है, खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। तो कोई भी 2 उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपका धान एवं मक्का लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रबी फसल के 2 उदाहरण दी। तो रबी फसल के भी आपका अनेकों उदाहरण है, जैसे आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, आपका आलू हो गया, ये सब क्या है आपका रबी फसल के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो कोई भी 2 आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका गेहूं और चना लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि खरपतवारनाशी क्या है। तो देखिए खरपतवारनाशी उन रसायनों को कहते हैं जो आपका खरपतवार यानी कि जो आपके घास भूसे होते हैं उस पर क्या कहते हैं, नियंत्रित पाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, जिन रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे आपका घास का दवाई हो गया। ठीक है, हम लोग खेत में धान उगाने से पहले घास का दवाई मारते हैं ना जी, वो भी आपका खरपतवार का एग्जाम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों का नाम लिखें। तो इसका क्या हो जाएगा, कुदाल और हर। मिट्टी को तैयार करते हैं ना, फसल लगाने से पहले जोतते हैं तो हल से जोतते हैं, कुदाल से उसे उलट पुलट करते हैं। तो कुदाल और हल क्या हो जाएगा, मिट्टी की तैयारी से संबंधित 2 औजार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं। तो देखिए मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों का मिलाया जाता है मिट्टी में उसे क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अब 3 नंबर में पूछा जाएगा नया वाला क्वेश्चन देखिए कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। तो देखिए किसी एक खेत में फसलों को अदल बदल कर एकांतर क्रम में बोना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका फलीदार फसलों के बाद आपका झकड़ा जड़ों वाली फसलों जैसे आपका गेहूं को उगाना क्या हो जाएगा, ये आपका फसल चक्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसी को फसल कहते हैं। मान के चलिए एक खेत है आपका, पहले इसमें धान उगाएं, फिर इसमें गेहूं उगाएंगे, फिर उसके बाद कोनो तरबूज उगाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, फसल चक्रण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सीड ड्रिल क्या है, इसका क्या लाभ है। तो देखिए यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित एक आधुनिक बुआई उपकरण है। इसके द्वारा बुआई की जाने वाली बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसे बुआई करने से समय और श्रम की बचत होती है। तो देखिए यह क्या होता है, यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित एक आधुनिक बुआई के उपकरण है, मशीन है। ठीक है, और इसका द्वारा क्या होती है, बुआई की जाने वाली बीजों की समान दूरी एवं गहराई पर बनी होती है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं और इसका लाभ क्या है, तो समय का भी इससे बचत होता है और आपका श्रम यानी कि मजदूरों दोनों का बचत होता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये मैंने आपको शुरू पहला क्वेश्चन में बताया था कि जो फलदार पौधों की जड़ों में क्या होते हैं, गांठों में आपका राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन सोखकर नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ पौधों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को सोख करके नाइट्रेट में बदलता है। तो याद रखिएगा राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पौधों को नाइट्रोजन और नाइट्रेट क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका हो सकता है वीडियो को आप लेट से देख रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का आइकन बना हुआ आ रहा होगा, क्लास 8 इंग्लिश 25 नवंबर। ठीक है, उसे आप लोग देख लीजिए।
कुछ ही देर में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, इसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो आप लोग भी देख रहे हैं लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे विजिट करके इंग्लिश का वीडियो देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 3 तरीका मैंने बताया, चैनल पे विजिट करके इंग्लिश का वीडियो देखिए। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपका इंग्लिश 25 नवंबर लिख करके आ रहा होगा आपका, उस पर आप लोग कीजिए छुइए। तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा उसके बाद आंसर की अपलोड कर देंगे, और आप लोग चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।